हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रकाश कुमार और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। रहस्यों से भरा हुआ, रोमांच से भरा हुआ और ज्ञान से भरा हुआ। आज इस टॉपिक में आप बहुत कुछ नया सीखोगे अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में। तो आओ हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है। भारतीय संस्कृति विश्व के महानतम सभ्यताओं में से एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय अपने सांस्कृतिक इतिहास को बड़े गौर से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से पहले हमारी भारत भूमि पर एक विश्व की सबसे विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता थी, जो भारतीय महाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले भारतीय भूमि पर एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर विश्व के नवीनतम स्थापत्य कला से बनाए गए थे। अगर हम देखें तो विश्व के सभी बड़ी सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी तथा खुद को स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके खुद को महानतम बनाई। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे पाई गई और चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे पाई गई। वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं अपनी 5000 पुरानी सभ्यता के रोचक तथ्यों को तथा समझते हैं इसकी विशेषताओं को, जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत सभ्यताओं का दर्जा देते हैं। दोस्तों, सन 1826 में सर चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जो कि आज का पाकिस्तान प्रांत का पंजाब राज्य है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे पुरातन अवशेषों का निरीक्षण किया और सन 1842 में इसके ऊपर लेख लिखकर दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। इसके बाद सन 1853 से लेकर 1856 के बीच कराची और लाहौर के दरमियान रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तब रेलवे इंजीनियर बल्टन बंधु, जिनका नाम था जेम्स आर विलियम बल्टन, उन्हें हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता चला। प्राचीन खंडरों के अवशेष के रूप में प्राप्त इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे के पटरियों के निर्माण कार्यों में किया। उसके पश्चात सन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा का निरीक्षण करके मानचित्र बनाया। ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सन 1921 में इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन्स मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के मोहनजोदाड़ो में उत्खनन कार्य शुरू किया और दुनिया के सामने पहली बार हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के रूप में सामने आया। और आज इसीलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत में कई स्थानों पर उत्खनन कार्य को गति मिल गई। भारत और पाकिस्तान जब आजाद हो रहे थे तब उस समय तक इससे जुड़े 40 से 50 शहरों की खोज हो चुकी थी और आज तक इस खोज ने हमें लगभग 1500 नगरों से परिचित करवाया है, जिनमें से ज्यादातर नगर भारत में पाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 925 तक है और पाकिस्तान में पाए गए नगरों की संख्या 575 के आसपास है और अफगानिस्तान में 2 नगरों की खोज हो चुकी है। इन संख्याओं से आप समझ सकते हो कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली होगी। अब तक के उत्खनन के आधार पर इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं तो हमें सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है मांडा नगर और दक्षिण में महाराष्ट्र में दयामाबाद और पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुत्काडोर। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर माना जाता है और पूर्व पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। अगर हम इसकी तुलना विश्व के समकक्ष अन्य सभ्यता से करें
तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलाकर भी हड़प्पा सभ्यता इनसे 12 गुना क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इस सभ्यता के कालक्रम के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सर जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल ईसा पूर्व 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक माना है और सर डीपी अग्रवाल ने इसका कार्यकाल ईसा पूर्व 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक माना है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ईसा पूर्व 2500 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इस सभ्यता के मूल निर्माणकर्ता कौन थे, इसको लेकर भी विभिन्न मत सामने आते हैं। ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों का यही मानना है कि यह सभ्यता यहीं के मूल निवासियों स्थानीय लोगों ने निर्माण की थी, जबकि मार्शल, व्हीलर, कॉर्नर चाइल्ड जैसे विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में काफी समानताएं हैं। इन इतिहासकारों के मत और मतांतर कुछ भी हो, लेकिन हम भारतवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश की यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। इसके जैसा नगर नियोजन तत्कालीन दुनिया की अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया है। इन लोगों को लिपि का ज्ञान था। चित्रात्मक अक्षरों के सहारे इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करना सीख लिया था। इन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु को बनाने की कला सीख ली थी। उत्खनन में मिले अवशेषों के आधार पर यह पता चला है कि ये लोग माप तौल करना जानते थे। इन्हें मिट्टी से बर्तन, खिलौना, औजार बनाने की कला अवगत थी। इन्हें गणित का ज्ञान भी अवश्य होगा, तभी इन्होंने रचनाबंद और विशाल भवन बनवाए थे। इनकी ईंटें प्रमाणवत थी। लगभग सभी जगहों पर मिले ईंटें समग्र मान में पाई गई है, जैसे इन्हें एक ही जगह पर बनाई गई हो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला मोहनजोदाड़ो नगर इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सुनियोजित नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। मोहनजोदाड़ो अपने आप में ही एक अद्भुत नगर था। इस नगर के बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तृत रूप में जानेंगे। भारत के हरियाणा राज्य में खोजा गया राखीगढ़ी नगर भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। भारत के गुजरात राज्यों में सबसे ज्यादा नगरों की खोज हुई है। यहाँ की लोथल नगरी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से हमें परदेश व्यापार के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यह सभी नगर विशेषताएं दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ऊपरी हिस्सा पश्चिमी टीले के रूप में देखा जाता है, जिसमें समाज के ऊंचे वर्ग, अमीर, धनी पुरोहितों के रहने की जगह हो सकती है, इसे दुर्ग भी कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला, जिसमें किसान, व्यापारी तथा सामान्य वर्ग निवास करते थे। यह हिस्सा नीचे की तरफ पाया गया है। ऊपरी हिस्से में ज्यादातर बड़े और पक्के भवन और सार्वजनिक वास्तु पाए गए हैं, जिन्हें ऊंचे किलेबंदी से संरक्षित किया गया है। इसकी तुलना में निचले हिस्से में छोटे और कच्चे ईंटों से बने मकान दिखाई पड़ते हैं, जो किलेबंदी से संरक्षित भी नहीं है। इन सभी नगरों में एकमात्र नगर ऐसा पाया गया है जो दो की जगहों पर 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसका नाम है धोलावीरा, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें मिला 3 हिस्सा पूर्वी और पश्चिमी टीलों के बीच में स्थित है, जो मध्यमा के नाम से जाना जाता है। यह व्यापारी वर्ग के लिए बनाया गया क्षेत्र मालूम पड़ता है। हड़प्पा शहर के नगरीय रास्ते विशेषतः प्रशंसनीय हैं, क्योंकि ये नियोजनबद्ध तरीके से एक दूसरे को समकोण में काटते हैं। रास्तों की इस पद्धति को ग्रेड पद्धति कहा जाता है। मुख्य रास्ता 10 मीटर तक चौड़ा पाया गया है और उससे मिलने वाले अन्य रास्ते उससे 4 मीटर तक चौड़े पाए गए हैं। सभी के घर के दरवाजे मुख्य रास्ते की तरफ ना खुलते हुए गली में खुलते थे। हर घर में कुआं तथा जल निकासी के लिए नालियां मिलती है, जो मुख्य नाले से जुड़कर खराब पानी को शहर से बाहर लेकर जाती है। ये सभी नालियां ऊपर से ढकी हुई होती थी। गुजरात के धोलावीरा नगर में लकड़ी की बेहतरीन नालियां पाई गई है, जो आज भी अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ती है। यह सभ्यता विशेष रूप से अपने सामरिक इमारतों, क्षमागृह, विशाल अन्न भंडार और गोदामों के लिए प्रशंसनीय मानी जाती है।
यह खान पान में गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूजा, खजूर, राई, सरसों, गेहूं तथा कुछ जगहों पर चावल इत्यादि के प्रमाण पाए गए हैं। यहाँ सजने संवरने के लिए सोना, चांदी, हाथी के दांत, शंख, चिप्पी, मनके से बने आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। इनके वस्त्र सूती, ऊनी और कढ़ाईदार पाए गए हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के आज तक के खुदाई में अस्त्र शस्त्र से जुड़ी सामग्री नहीं पाई गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी, जो व्यापार और विकास में विश्वास रखती थी। इनकी लिखी लिपि को पढ़ पाना इतिहासकारों के लिए संभव नहीं हो पाया है, लेकिन जब इस लिपि को पढ़ा जाएगा तब इस सभ्यता से जुड़े राज खुल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं प्रकाश कुमार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करना मोहनजोदाड़ो के बारे में वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।